तो एक तो मैंने बताया था कि लोकतंत्र में एक दलीय प्रणाली पाई जाती है और एक सर्वसत्तावाद में पाई जाती है। सर्वसत्तावाद का मतलब क्या है कि किसी देश की शासन प्रणाली जहाँ पर वहाँ के प्रतिनिधि लोगों के द्वारा नहीं चुने जाते हैं या फिर चुने जाते हैं तो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, एक सीमित सा ऑप्शन होता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे चाइना में सिंगल पार्टी पाई जाती है, तो वहाँ पर कम्युनिज्म है, साम्यवाद वहाँ पे पाया जाता है और एक ही पार्टी चुनाव लड़ती है। अब एक ही पार्टी चुनाव लड़ेगी तो एक ही जीतेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो या तो वहाँ की कानूनी व्यवस्था ऐसी होगी या फिर वो जो दल सत्ता में होगा दूसरे दलों को आने नहीं देगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सर्वसत्तावाद होता क्या है। अगर किसी देश में सर्वसत्तावाद पाया जाता है, जिसको टोटलिटेरियनिज्म हम बोलते हैं, वो जो वर्ड लिखा है टोटलिटेरियन, टोटल लिखा है ना, टोटल का मतलब है कि जहाँ पर व्यक्ति के जीवन के ऊपर राज्य का पूरा नियंत्रण होता है, कि राज्य व्यक्ति की एक एक चीज़ के ऊपर नियंत्रण रखता है कि व्यक्ति क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे सोचेगा, उसके पास कौन सी वस्तुएं होनी चाहिए, उसको कौन सा लिटरेचर पढ़ना चाहिए, उसको क्या चीज़ें देखनी हैं। ये सारी की सारी जो निर्णय है वह राज्य के द्वारा लिए जाते हैं। जैसे कि कम्युनिज्म में, जैसे कि चाइना में। इसके अलावा जो कम्युनिस्ट जो क्रांति आई थी वो कहाँ पे आई थी सबसे पहले? साम्यवादी क्रांति रशिया में। तो यहाँ पर व्यक्ति के जीवन के एक एक पहलू के ऊपर राज्य का नियंत्रण होता था। तो सर्वसत्तावाद में भी एक दलीय प्रणाली पाई जाती है। तो आगे की जो डिविजन्स हैं वो क्या है, उससे पहले हम जान लेते हैं कि सर्वसत्तावादी या टोटलिटेरियनिज्म में एक दलीय प्रणाली होती है, उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। सर्वसत्तावादी एकल दल प्रणाली में सत्तारूढ़ दल सभी अन्य समूहों को या तो अपने में शामिल कर लेता है या राजनीतिक विपक्ष को पूरे तरीके से दबा देता है। पहला पॉइंट पढ़ लिया हमने। दूसरा, विपक्षी समूहों को प्रतिपक्षी या विघटनकारी ताकतों के रूप में देखा जाता है जो राष्ट्रीय एकता को विभाजित करने का प्रयास कर रही होती है। तो विपक्षी दल हो या विपक्षी समूह हो जो सरकार का इसमें विरोध करते हैं, या फिर विपक्षी दलों को इसमें देखा जाता है कि ये सरकार का ही विरोध करेंगे, इसलिए उनको ख़त्म करने का पूरा प्रयास किया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि हिटलर के टाइम में दूसरी कोई पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर पाई। मुसोलिनी के टाइम में भी ऐसा नहीं हो पाया होगा कि दूसरी पार्टी वहाँ पर कोई उभर रही हो। तो दूसरी पार्टी के जो नेता थे उसको हिटलर के द्वारा पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया गया। तो आज के टाइम में हिटलर का नाम कहाँ पे यूज़ किया जाता है? जब किसी नेता के द्वारा कोई ऐसा डिसीजन लिया जाता है जो पॉपुलर नहीं है, जो लोगों के हितों में नहीं है, तो उसके ऊपर आरोप लगता है कि हिटलर शाही नहीं चलेगी। तो इस व्यक्ति के द्वारा हिटलर शाही चलाई जा रही है। हिटलर शाही का मतलब क्या है? यही मतलब है कि विपक्ष को नहीं टॉलरेट किया जाता है, विपक्ष को पूरे तरीके से ख़त्म किया जाता है। नेक्स्ट, इस मॉडल में सत्तारूढ़ दल किसी अन्य दल को अस्तित्व में रहने या अपने अधिकार का विरोध करने की अनुमति नहीं देता है। तो ये आता है आपका सर्वसत्तावाद, टोटलिटेरियनिज्म, जिसमें व्यक्ति के जीवन के ऊपर राज्य का पूरा नियंत्रण होता है। इसमें सर्वसत्तावाद में एक दल होता है, उसकी अपनी एक प्रॉपर एक विचारधारा होती है, उसी के आधार पर वह चीज़ों को रेगुलेट करने का प्रयास करता है। अब सर्वसत्तावाद के साथ ही एक वर्ड आ जाता है सत्तावाद, जिसको हम अथॉरिटेरियनिज्म बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी के लेवल पे आपको सर्वसत्तावाद के बारे में समझाता हूँ, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। सर्वसत्तावाद और सत्तावाद में क्या डिफरेंस है? सर्वसत्तावाद में कोई एक दल होता है जिसकी अपनी विचारधारा होती है, जिसमें व्यक्ति के जीवन के ऊपर पूरा नियंत्रण होता है। अब जो सत्तावाद होती है उसमें कोई विचारधारा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे कि सैनिक शासन का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। तो सैनिक शासन को आप सत्तावाद बोलेंगे, सर्वसत्तावाद नहीं बोलेंगे, ठीक है। सैनिक शासन बोलेगा कि आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। जैसे कि पाकिस्तान में अपोजिशन को ख़त्म नहीं किया जाता, सेना बोलती है कि हम रूल करेंगे, आप जो सत्ता में पार्टी है वो कुछ मर्जी बोले, जो विपक्ष में पार्टी है वो कुछ मर्जी बोले, कल को जो भी सत्ता में आएगा रूल हमारा ही रहेगा। उसको हम क्या बोलेंगे? सत्तावाद। यहाँ पर किसी ओपोजिशन को ख़त्म करने का कोई प्रयास नहीं किया जाता। और सत्तावाद की एक विशेषता और भी है कि उसमें व्यक्ति के सारे पहलुओं के ऊपर राज्य का नियंत्रण नहीं होता। सत्तावाद में केवल व्यक्ति के विरोध को तब दबाया जाता है जब सत्ता को चैलेंज किया जाता है, परंतु सर्वसत्तावाद में शुरू से लेकर बचपन से ही राज्य सारी की सारी चीज़ें ही निर्धारित कर देता है। जैसे कि कम्युनिज्म में, साम्यवाद में आप देखेंगे, साम्यवाद में बच्चे
बच्चों के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना के द्वारा बनाई गई कि अभी किसी भी कपल के पास एक ही जो उनका बच्चा है, एक ही बच्चा हो सकता है। उसके बाद उनकी शिक्षा कैसी होगी, ठीक है, करिकुलम उस राज्य के द्वारा डिसाइड किया जा रहा है। मीडिया कैसी होगी, ठीक है, मीडिया को कैसे विचार लिखने हैं सरकार तय कर रही है, लोगों को कैसे बोलना है सरकार तय कर रही है, लोगों को कैसी सोच रखनी है, ये सारी चीज़ें सरकार के द्वारा तय करी जा रही है। इसी को हम सर्वसत्तावाद कहते हैं। तो सर्वसत्तावाद में टोटल शब्द लग गया, टोटलिटेरियनिज्म। इसमें व्यक्ति के हर जीवन के हर पहलू के ऊपर राज्य का नियंत्रण होता है। और सर्वसत्तावाद में एक राजनीतिक दल पाया जाता है, केवल एक राजनीतिक दल पाया जाता है। और वो जो राजनीतिक दल है उसकी अपनी एक विचारधारा होती है। और देश के जितने भी जो नागरिक होते हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो राजनीतिक दल की विचारधारा है उसी के अकॉर्डिंग सभी को आचरण करना है। तो यहाँ पर सभी को एक जैसा बनाने का प्रयास किया जाता है। आगे हम सर्वसत्तावाद के दो उपवर्ग आते हैं, एक वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध और एक वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध नहीं है। तो सर्वसत्तावाद में एक दल पाया जाता है, ये बात तो तय है। टोटलिटेरियनिज्म में एक ही दल पाया जाता है पूरे देश में। और आगे इन दलों को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक वो दल जो वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध होते हैं। किसी देश में एक दल हो सकता है जो वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध हो, जैसे कि दक्षिण पंथ की विचारधारा। दक्षिण पंथ की विचारधारा किसके द्वारा अपनाई गई थी? हिटलर के द्वारा, मुसोलिनी के द्वारा। हिटलर के द्वारा कहा गया कि जर्मनी बिलोंग्स टू जर्मन्स, जर्मन रेस इज सुपीरियर, जर्मनी के लोग सुपीरियर हैं, बाकी इन्फीरियर हैं। तो दक्षिणपंथी विचारधारा किसको बोलेंगे हम? नाजीज्म, नाजीवाद एंड फासिज्म, फासीवाद। नाजीवाद कहाँ पे पाया जाता था? जर्मनी के अंदर। हिटलर की विचारधारा का नाम क्या था? नाजीज्म इसको बोलते हैं। हिटलर की एक पार्टी थी, राजनीतिक पार्टी। और उसी के साथ मुसोलिनी की इटली में कौन सी पार्टी थी? मुसोलिनी की इटली में फासिज्म, फासिस्ट पार्टी थी। ठीक है, फासिज्म जिसको हम बोलते हैं, फासीवाद जिसको हम बोलते हैं। तो दोनों देशों की विचारधाराएं क्या कहती थी? तो पहले तो हिटलर का अपना एक राजनीतिक दल था। हिटलर ने बोला था कि केवल यही राजनीतिक दल सत्ता में रहेगा, बाकी जो दल हैं वो देश के खिलाफ हैं, उन सभी को मैं ख़त्म करता हूँ। जब कोई कल को कोई राजनीतिक दल बनाने का प्रयास करता है तो उनको जेलों में डाला जाएगा। हिटलर ने भी ऐसा ही किया, मुसोलिनी ने भी ऐसा ही किया, सभी को जेलों में डाला, ऑपोजिशन के लोगों को मारा गया। तो इस तरीके से वहाँ पर एक ही राजनीतिक दल रह जाता है जिसको हम सिंगल पार्टी सिस्टम बोलते हैं। तो इसको हम बोलेंगे दक्षिणपंथी एक दलीय व्यवस्था। दक्षिणपंथी एक दलीय व्यवस्था बोलेंगे जहाँ हिटलर और मुसोलिनी की जो व्यवस्था है, क्योंकि एक दल है, एक दल की विचारधारा है और केवल उसी विचारधारा को माना जाएगा लोगों के द्वारा। और दक्षिणपंथ क्या कहता है कि समाज के अंदर जो असमानता है वह नेचुरल है, वह प्राकृतिक है। हिटलर ने कैसे असमानता को बनाने की बात करी थी? हिटलर ने बोला था कि जर्मनी बिलोंग्स टू जर्मन्स, जर्मनी की जो रेस है वो सुपीरियर है, बाकी इन्फीरियर है। तो इससे ऑब्वियस ही बात है, एक कम्प्लेक्स आ जाता है। कुछ लोगों को बड़ा माना जाता है, जर्मनी के लोगों को बड़ा माना जाता है। जो जर्मनी प्रजाति के लोग थे उनको अच्छा माना गया, एक सुपीरियर रेस माना गया, और बाकी लोगों को इन्फीरियर माना गया। इसी से समाज में असमानता का जन्म होता है। और हिटलर कहता है कि मैं समाज में इस सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखूंगा, तो इसमें असमानता पैदा होती है। तो दक्षिणपंथी विचारधारा वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखने का समर्थन करती है, जैसा कि हिटलर ने किया, जैसा कि मुसोलिनी ने किया। तो दक्षिणपंथी विचारधारा वाले जो देश होते हैं, एक दलीय व्यवस्था वहाँ पे भी पाई जाती है। हालांकि दक्षिणपंथी जो विचारधारा है वह लोकतांत्रिक देशों में भी पाई जाती है। ये मैं आपको हिटलर और मुसोलिनी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वहाँ पर एक दलीय व्यवस्था है, और एक दलीय व्यवस्था में वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध दल है हिटलर का जो दल है, और उसकी विचारधारा को कहते हैं दक्षिणपंथी विचारधारा। दूसरी तरफ आ जाता है वामपंथी विचारधारा। तो कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पर एक दलीय व्यवस्था पाई जाती है परंतु विचारधारा पाई जाती है वामपंथी। जैसे कि इसमें आप साम्यवाद को रख सकते हैं। साम्यवाद हमेशा ही वर्तमान स्थिति को बदलने की बात करता है। तो साम्यवाद में आपने देखा होगा, चाहे लेनिन आया था, चाहे माओ आया था, माओ ने लोगों को क्या बोला था गांव-गांव में जाकर कि जमींदार आपका शोषण कर रहे हैं, ये वाली व्यवस्था आपका शोषण कर रही है,
आप मेरे साथ जुड़िए, मैं इस व्यवस्था को ख़त्म कर दूंगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दूंगा और एक नई व्यवस्था लाऊंगा और समाज के अंदर समानता लाऊंगा। तो मुख्य रूप से जो वामपंथी विचारधारा है वह समाज के अंदर समानता की बात करती है, और जो वामपंथी विचारधारा है वह कमज़ोर, उत्पीड़ित और शोषित वर्गों के लिए काम करती है। इनका दृष्टिकोण ऐसा होता है। तो ये विचारधारा साम्यवाद की विचारधारा है, जो कि आज के टाइम में चाइना में पाई जाती है, क्यूबा में पाई जाती है, और इसी के साथ सबसे पहले जहाँ पर आई थी, जिसको आप रशिया बोलते हैं, सोवियत संघ जिसको आप बोलते हैं, वहाँ पर ये वाली विचारधारा थी। इसको आप साम्यवादी विचारधारा बोलते हैं या फिर वामपंथी विचारधारा बोलते हैं। तो साम्यवादी देशों में भी एक ही राजनीतिक दल होता है। जैसे कि जो सोवियत संघ था उसमें सबसे पहले जो लीडर थे वो लेनिन थे, उसके बाद स्टालिन आते हैं, और उसके बाद जो भी लीडर, जब तक सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन नहीं हो गया तब तक वहाँ पर एक ही राजनीतिक दल रहता है, वो है साम्यवादी दल। और इसकी अपनी एक विचारधारा थी। साम्यवादी विचारधारा के द्वारा कहा जाता था कि देश के अंदर कोई दूसरी विचारधारा नहीं होगी, केवल एक ही विचारधारा होगी, और इस विचारधारा को मानने वाले लोगों का ही समर्थन किया जाएगा, और बाकी लोग जो विरोध करेंगे उनके विरोध को कुचल दिया जाएगा। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि एक सांस्कृतिक क्रांति चलाई गई थी माओ के द्वारा। माओ ने क्या कहा था सांस्कृतिक क्रांति के जरिए से? उन्होंने कहा था कि जो भी लोग इस वामपंथ का विरोध करते हैं, हमारी साम्यवादी विचारधारा का विरोध करते हैं, हमारे साम्यवादी राजनीतिक दल का विरोध करते हैं, तो उस सारे के सारे विरोध को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आज के टाइम में भी यदि आप चाइना में जाएंगे तो यू वुड फाइंड ओनली अ सिंगल पार्टी। तो इसी को बोलते हैं कि सर्वसत्तावाद में कुछ दल वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध होते हैं, और वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध होने वाले जो देश हैं उसमें भी दो प्रकार की विचारधाराएं आती हैं। एक दक्षिणपंथी, जिसका एग्जाम्पल दिया हिटलर और मुसोलिनी, और एक वामपंथी, जिसका एग्जाम्पल मैंने चाइना का दिया, जिसका एग्जाम्पल मैंने रशिया का दिया। तो चाइना के अंदर एक दलीय व्यवस्था है, परंतु विचारधारा कौन सी पाई जाती है? वामपंथी विचारधारा पाई जाती है। और जर्मनी और इटली में क्या था? एक दलीय व्यवस्था ही थी, पर विचारधारा कौन सी थी? दक्षिणपंथी विचारधारा। तो ये चीज़ समझ गए ना आप? तो वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध सर्वसत्तावादी कोई देश हो सकता है, और उसमें एक राजनीतिक दल हो सकता है। मुख्य रूप से सर्वसत्तावाद में एक राजनीतिक दल ही होता है, इसके अलावा बाकी राजनीतिक दल नहीं होते। लोकतंत्र में ही बाकी राजनीतिक दलों को उभरने का अवसर मिलता है। इसी के साथ एक दलीय व्यवस्था वाले दूसरे देश आ जाते हैं वैचारिक रूप से तटस्थ। ठीक है, यो वैचारिक रूप से तटस्थ का मतलब क्या है? कि किसी एक देश में राजनीतिक दल तो एक ही होगा, परंतु उसकी कोई विचारधारा नहीं होगी, नीदर दक्षिणपंथी नोर वामपंथी, ना तो दक्षिणपंथ और ना ही वामपंथ, उसकी केवल अपनी ही, देयर विल बी नो एनी आइडियोलॉजी। तो वहाँ पर एक ही राजनीतिक दल होगा, पर उसकी कोई विचारधारा नहीं होगी। जैसे कि हिटलर ने दी अपनी विचारधारा दक्षिणपंथ के आधार पर कि हम असमानता का समर्थन करते हैं, जर्मनी की रेस सुपीरियर है। मुसोलिनी ने दूसरी तरफ से कह दिया कि जो इटली के लोग हैं वो सुपीरियर हैं। एम वामपंथी विचारधारा, जिसको आप साम्यवाद कहते हैं, इस तरीके से वैचारिक रूप से तटस्थ जो देश होते हैं, और इस प्रकार से किसी देश में जो वैचारिक रूप से तटस्थ है उसमें अगर एक दलीय व्यवस्था पाई जाती है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कोई भी विचारधारा नहीं है।